नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो बिहार का जो उथल पुथल था अब वो एक तरीके से कहें सेटल है। उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और बहुत सारी आलोचनाएं समालोचनाएं भी उस घटनाक्रम की हो चुकी है, लेकिन बात उससे आगे बढ़ गई है। 24 को परिदृश्य को अगर हम ध्यान में रखें तो इस समय ताज़ा हालात क्या रखें उसको एक नज़रिया देने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है इस समय? राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा। उस यात्रा के दौरान उन्होंने नीतीश जी को संदर्भित करते हुए एक छोटी सी कहानी सुनाई कि उनका शॉल छूट गया था राज्यपाल के यहाँ, तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि वापस चलो। वापस गए और वो फिर शॉल जब उन्होंने लिया तो राज्यपाल जी ने कहा अभी तो आए थे आप, 15 मिनट दोबारा आ गए क्या? ये एक मेटाफर के रूप में उन्होंने एक बात रखी। समझदार लोग समझ रहे होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं नीतीश जी के बारे में। दूसरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की तरफ आइए आप। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों का ऐलान कर दिया है, यानी समाजवादी पार्टी के 16 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें से 3 उनके अपने परिवार के हैं जिनको यह टिकट दिया गया है। डिम्पल यादव जी, अक्षय यादव जी और धर्मेंद्र यादव जी। तो 16 में 3 उन्होंने अपने परिवार को दी, बाकी उन्होंने सीटों का ऐलान कर दिया है। पता नहीं राहुल जी से इस पर चर्चा हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि एक एक सीट पर नाम के साथ डिस्कशन होगा, फिर तय होगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा। क्योंकि जब उन्होंने 11 सीट ऑफर की थी तो कांग्रेस ने कहा था अभी बातचीत चल रही है। लोकल यूनिट कांग्रेस की थी, उसने आपत्ति जताई थी। तो यानी 80 में से 11 उनको देंगे और 7 सीटें आरएलडी को देने की बात कही। अभी ये बात थी, उससे पहले उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। अब महाराष्ट्र की तरफ आइए। यहाँ पे थोड़ी राहत की बात कह सकते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी उस ग्रुप में आ गई, लेकिन सीटों को लेकर के अभी भी यहाँ पे कुछ तय नहीं हुआ है कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। ममता बनर्जी ने ऐलान कर ही दिया है कि वो सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। पंजाब में अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये ताज़ा हाल उन राज्यों का है जो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है: उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। इसके साथ ही राजनीतिक पटल पे ईडी भी अपनी कार्रवाई में लग गई है। जैसे ही बिहार का खेल खत्म हुआ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने लालू यादव से पूछताछ की, तेजस्वी से की है, और अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। उनको खोजा जा रहा था, पिछले कुछ घंटों से वो गायब भी थे। ऐसी बातें कही जाती थी, को मिल नहीं रहे, उनको ढूंढा जा रहा था। उनके दिल्ली आवास से उनकी एक गाड़ी, कुछ कैश जब्त किया गया। फिर वो अचानक से रांची में प्रकट हुए और उन्होंने बैठक की विधायकों के साथ और ये कहा कि 31 तारीख को वो अपने आवास पर ईडी से मिलेंगे, उनके सामने पेश होंगे और चीज़ें होंगी। बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं। उनकी पत्नी को भी विवाद में ला दिया गया है कि वो उनको चीफ मिनिस्टर बना के जाना चाहते हैं, गिरफ्तारी का डर है। तरह तरह की जो राजनीतिक बदकहियाँ होती हैं वो चल रही हैं। तो कुछ बहुत बिखरा हुआ सा लग रहा है इंडिया गठबंधन के लिहाज से। क्या होगा तस्वीर 24 के लिए? ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में इंडिया गठबंधन के बैनर तले ही विपक्ष चुनाव लड़ेगा? क्या ये पक्का माना जाए या अभी भी इसमें शक शुबा संदेश है? क्योंकि जिस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं सहयोगी दल एक्स कांग्रेस, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। यूपी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। वहाँ पर जो स्थिति बन रही है उसमें भी तस्वीर साफ नहीं है। क्या होगा यूपी में, कैसे बंटवारा होगा और क्या लड़ पाएंगे, इस पर भी बातचीत होगी। और साथ ही केजरीवाल जी का भी रुख अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग दबी जुबान कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक पंडित भविष्यवाणी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में शायद 4 सीटों पर बातचीत बन जाएगी, लेकिन ऐसे कोई संकेत दोनों दलों की तरफ से नहीं आए। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। अंकुश श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश बादल जी, वरिष्ठ पत्रकार। अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी। सज्जन कुमार सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक। और कार्तिकेय बत्रा,
जो सी वोटर के फेलो हैं और डेटा बहुत सर्च करते रहते हैं। तरह तरह के घटनाक्रम पे बातचीत होगी इनसे। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। राजेश बादल सर, ये जो परिदृश्य दिख रहा है पूरे देश में जी, लगता है आपको कि ये इंडिया गठबंधन के बैनर तले वाकई चुनाव होने जा रहा है, या सब अपनी अपनी रस्सी तान चुके हैं, हम तो अपने अपने हिसाब से अपना कर्तव्य करेंगे? देखिए आपको याद होगा हमने आपके पिछले शो में जब बात हुई थी, करीब करीब ऐसा ही विषय था। तो मैंने उससे कहा था कि चुनाव पूर्व इंडिया गठबंधन की जो शक्ल है अभी उसने पूरी तरह से आकार नहीं लिया है। और उसके बाद देखिए नीतीश कुमार का ये मामला हो गया। आपको याद होगा मैंने भी कहा था कि नीतीश कुमार पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी भी मतलब मैं कह सकता हूं कि अभी थोड़ा बहुत एक दो दल जो हैं जिनको अभी अपने बारे में फैसला लेना है कि उन्हें इंडिया में रहना है या उनको बाहर रहना है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो प्रतिपक्ष की एकता है, मैं पहले भी यही मानता था, अभी भी यही मानता हूं कि जो चुनाव पूर्व गठबंधन है कोई बहुत ठोस अभी तो नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जो दल हैं वो दल जैसे जो पक्के पुराने सहयोगी हैं कांग्रेस के रहे हैं वही हैं। जैसे आरजेडी तो रहेगी, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। डीएमके रहेगी, आप इनकार नहीं कर सकते। एनसीपी के पास कोई विकल्प नहीं है तो एनसीपी रहेगी। और जो मौजूदा हाल है तो जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो भी उसमें रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगा, ये तो रहेंगे। तो यानी 7 8 10 दलों में अगर हम देखें तो भी ये करीब करीब 300 350 सीटों के आसपास, लोकसभा की सीटों के आसपास ये गठबंधन सक्रिय या प्रभावशाली हो सकता है। अब जो चीजें संदेह जो पैदा होता है, जैसे आपने अभी कहा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। बंगाल की स्थिति बहुत आसान है नहीं, थोड़ा ट्रिकी है। क्योंकि देखिए एक साथ ये तो नहीं हो सकता कि ममता बनर्जी ने लगातार जिससे संघर्ष किया वाम मोर्चे से और वो दोनों गठबंधन में हों, तो थोड़ा सा ये एक दुविधा भरी बात है। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी का मामला है पंजाब और दिल्ली में, इसलिए कि मेरा हमेशा से ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि आम आदमी पार्टी उन प्रदेशों में अभी तक जो उसका चुनावी अतीत रहा है उन प्रदेशों में गई है जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी फाइट है। जहां भी 3 दल या 4 दल हैं वहां आम आदमी पार्टी नहीं गई है। और जब सीधी फाइट वाले राज्यों में वो गई है तो उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है। तो अब मैं थोड़ा सा भी ये जल्दबाजी होगी कि मैं अगर ये कहूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया के बैनर तले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। हो सकता है लड़े, लेकिन फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। तो अभी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इंडिया गठबंधन का एक अंतिम आकार लेने का सिलसिला जो अभी चल रहा है और थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। जी राजेश जी, आपने कहा कि शक के दायरे में है आम आदमी पार्टी की लड़ाई कि नहीं लड़ेगी। आपने कहा 2 3 दल, जी सर मुख्य सारे दल जो जिनके कंधे पर ये भार था कि ये लेके चलेंगे वो तो सब छिटक गए, तो जी अब बचा ही कौन फिर? नहीं देखिए फिर उसमें यह है, दिलचस्प यह है कि मैं अभी अखिलेश यादव के बारे में कोई पक्का नहीं था, लेकिन 2 3 दिनों से जब से ये नीतीश कुमार वाला मामला हुआ है तो एक अपेक्षाकृत अगर मैं कहूं कि अखिलेश यादव के तेवर कुछ नरम हुए। और 16 11 सीटें भी अगर 10 के ऊपर कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश में कोई सीटें दे रहे हैं वो, तो मुझे लगता है ये ठीक ठाक सा आंकड़ा है और कांग्रेस को उस पर बहुत इतराज नहीं होना चाहिए। तो अब बिखरने वाली चीजों में तो केवल नीतीश कुमार ही हैं। जी, शरद पवार अभी चुप्पी साधे हुए हैं। ममता भी अब ये नीतीश कुमार के एपिसोड के बाद चुप हो गई हैं, क्योंकि ममता जी और नीतीश कुमार का जो व्यक्तिगत समीकरण है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। जी जी, अभय कुमार सिंह, अभय जी, जी उत्तर प्रदेश में खुद मुख्तियारी चल रही है। देखिए, राजनीति में अगर आप एक गठबंधन में गए तो एक धर्म होता है कि आप बातचीत करें। आप धड़ाधड़ सीटों का ऐलान, प्रत्याशियों की घोषणा आज ही आ गई। 16 प्रत्याशी तय, जिसमें 3 परिवार के।
अब ये भी आरोप लगेगा, अभी आगे देखिएगा, इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। अपने परिवार में 3 टिकट पहले बांट दिए, क्या एक बार ये बातचीत करना ठीक नहीं था? और यहीं पे कांग्रेस को भी शामिल कर लीजिए कि उनको अपनी यात्रा से फुर्सत नहीं, यहाँ आग लगी पड़ी घर में, वो भाई साहब बाहर अपना मलंग बने घूम रहे हैं। देखिए, विपक्षी एकता के बारे में जो कांग्रेस का रवैया है, इससे उनके जो सहयोगी संगठन है इंडिया गठबंधन के, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस से किस तरीके से संवाद करें। मतलब कांग्रेस वो सीटें नहीं बताती है कि कितनी सीटों पे वो लड़ना चाहती है, कितनी सीटों पे कांग्रेस राजी होगी, वो सब भी कुछ तय नहीं हो पाता है कहीं भी। तो जहां पे कांग्रेस, जैसे पश्चिम बंगाल में 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम आपको 2 सीटें दे देंगे, तो उसके खिलाफ इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई की गई अधीर रंजन चौधरी द्वारा। उसके बाद से लगातार वहां पर खेल बिगड़ता ही चला गया इनका। तो जो कांग्रेस का तौर तरीका है, वो तौर तरीका दरअसल इंडिया गठबंधन में जो थोड़ी बहुत एकता की गुंजाइश बची है, वो उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, मेरा मानना ये है। और अभी आपने पहले जो एक सवाल पूछा था, क्या ये सब लोग इंडिया गठबंधन के झंडे तले या उनके बैनर तले या उसके तले लड़ेंगे? तो मुझे इसकी संभावना भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये तब होता जबकि ये लोग पहले एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित कर देते। इंडिया गठबंधन के सारे जो घटक दल हैं वो कहते हैं कि भाई ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम ही हमारा घोषणा पत्र है, तब तो ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन ऐसा तो कुछ किया ही नहीं गया है। ये तो बहुत ही एक बिखरा उसका तालमेल है जो होने जा रहा है। राजेश जी की बात सही है कि कुछ तालमेल हो जाएगा कई जगहों पे, और उन जगहों पे हो जाएगा जहां पहले से कुछ मोर्चे नुमा फॉर्मेशंस बने हुए हैं, वहां पे कुछ तालमेल हो जाएगा। इंडिया गठबंधन बनने से पहले से बने हुए हैं, तो इंडिया गठबंधन बनने का फायदा क्या हुआ? जो इंडिया गठबंधन से पहले की जो स्थिति है, अगर उसी स्थिति को बने रहना है, तो मैं ये कहूंगा कि 2019 की ही तरह विपक्षी एकता का इंडेक्स 2024 में भी लगभग ना के बराबर ही होगा, और उससे भारतीय जनता पार्टी को किसी भी किस्म की कोई प्रभावी चुनौती ये लोग नहीं दे पाएंगे। सर, मूल कारण क्या है इसका? कांग्रेस ही जिम्मेदार है क्या? 100%। मेरा तो मानना है कि जो इंडिया गठबंधन की इस वक्त जो हालत खराब है, मैंने तो आज भास्कर में इसके ऊपर लेख भी लिखा है, जो हालत खराब है उसकी प्रमुख जिम्मेदारी कांग्रेस की है। गेंद, विपक्षी एकता की गेंद पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में थी। कांग्रेस को ही उससे ठीक से खेलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने शुरू में बहुत जिस तरह की बातें की, उससे लगता था कि शायद वो खेलेगी, लेकिन उसने व्यवहार में किया नहीं। और देखिए, भारत की राजनीति बड़ी जटिल है। इसमें अगर कोई पार्टी इस राजनीति में कुछ हासिल करना चाहती है, तो उसे काफी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, एक साथ बहुत से काम करने पड़ते हैं, कई मोर्चों पर काम करना पड़ता है। कांग्रेस की एक प्रवृत्ति है, वो एक काम करती है, दूसरा काम नहीं कर सकती। अगर वो 5 राज्यों में या 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तो फिर वो इंडिया गठबंधन की गतिविधियां उसने ठप्प कर दी। इसी तरीके से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, तो वो जो तालमेल की गतिविधियां हैं वो बहुत ही सुस्त, ना के बराबर ही आगे बढ़ रही हैं। तो ये कांग्रेस बहुत ही सुस्त गति से अपना काम कर रही है। कुछ ऐसा उसने मान लिया है कि शायद कुदरत से उसे कोई विशेष किस्म की मदद मिलेगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने आप ही फिसल जाएगी और कांग्रेस को उससे लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति कांग्रेस की है। इससे जो लोग वास्तव में विपक्षी एकता करना चाहते हैं, एक तालमेल बनाना चाहते हैं कांग्रेस के साथ, उन दलों को भी काफी दिमागी उलझन है कि वो क्या करें। नहीं दुबे जी, क्या वाकई कोई बनाना चाहता था क्या? कोई झुकने को तैयार क्या? जैसे जो बिहार वाला एपिसोड हुआ, इसमें सारा बिल फाड़ दिया गया कांग्रेस के ऊपर। त्यागी जी का बयान सुना होगा आपने। कांग्रेस के ऊपर जो बिल फाड़ा गया है, हाँ। तो वो बात पूरी तरह गलत नहीं है। कैसे? मेरा मानना है बात पूरी तरह गलत नहीं है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार जो सारे देश में घूम घूम के विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो उसके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सहमति थी। वो एक तरह से केवल अकेली जाती हैसियत से ही नहीं कर रहे थे, वो इन तीनों की सहमति और इन तीनों के समर्थन से भी ये काम कर रहे थे। अब अगर नीतीश कुमार की अगर ये इच्छा थी कि भाई उन्होंने इतना काम किया है तो बदले में उन्हें कुछ मिले उसके अंदर से, तो वो इच्छा भी कोई गलत नहीं होती। राजनीति में कोई आदमी इतना काम करता है, इतना बड़ा काम करता है, तो कुछ ना कुछ बदले में अपेक्षा भी करता है। अच्छा, कांग्रेस ने जब दिल्ली में जनवरी के मध्य में जो ऑनलाइन मीटिंग हुई, उस ऑनलाइन मीटिंग में अगर राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कांग्रेस के लोग भी तो नीतीश कुमार के पक्ष में थे, उनको संयोजक बना दिया जाए। यहां तक बाद में कांग्रेस ने कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम हम तब तक नहीं घोषित करेंगे सभापति के तौर पर, जब तक नीतीश कुमार के नाम पर मतैक्य नहीं हो जाएगा।
तो ये जो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी, ये पटना, अगर अगर पटना में जो बैठक हुई थी, उस पटना की बैठक में ही नीतीश कुमार को वो संयोजक बना देते, जी। तो ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार तब पाला नहीं बदलते, कुछ भी कर सकते थे वो, लेकिन तब घटनाक्रम दूसरे तरीके से होता। अगर उन्हें पाला बदलना ही था तो कोई और बहाना लेके वो सामने आते, क्योंकि उस वक्त तो वो फिर इंडिया गठबंधन के संयोजक होते। अगर फिर भी वो अपने, जिसको कहते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना वो चाहते, तो उन्हें कोई और बहाना, किसी और बहाना के तरह तरह की षड्यंत्र की थेरीज चल रही हैं कि वो एजेंट थे, उनके पहले प्लान किए गए थे, उसके बाद ये सब बहुत सारी स्टोरीज चल रही है इसमें सर। इस चीज का प्रमाण नहीं है नीरज जी, हाँ। कि वो एजेंट है या सीक्रेट है, लेकिन ये एक मेटाफर है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेटाफर की तरह देखिए कि भाई एक बंदा आया, उसने विपक्ष का विश्वास जीता, विपक्ष की तरफ से उसने लोगों को पटाया और तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को भी निरस्त किया उसने, है ये सब काम किया उसने। उसके बाद में बीच में वो छोड़कर वहां चला गया, और जो तर्क देता है कि इस वजह से चले गए, वो तर्क बहुत विश्वसनीय नहीं है। मतलब जो नीतीश कुमार के प्रशंसक हैं, वो भी, नीतीश कुमार खुद भी, उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिससे निकल के आता हो कि भाई ये बहुत ही मजबूत कारण है उनके वहां चले जाने। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। एक तर्क मेरे भी गले नहीं उतरता जो आपने कहा ना, मैं थोड़ा सा उससे मेरी सहमति है कि जो बिहार में बिल फाड़ दिया कांग्रेस के ऊपर, ये तर्क मेरे भी गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि वो एकदम आउट ऑफ द ब्लू जाकर के त्यागी जी ने निपटा दिया, ये सब कांग्रेस की वजह से हुआ। अरे भैया उन्होंने क्या किया वहाँ पे? तो ये भी एक थ्योरी बनाई गई कि चलो पहले कांग्रेस के ऊपर सारा बिल फाड़ो तो आगे बात बढ़ेगी। आता हूँ सर, इस पर और थोड़ा खोलूंगा। अकुश श्रीवास्तव जी, क्या जो अभी आपने दो लोगों की बात सुनी, कागज पे जो एक बना था संगठन इंडिया, बीच में 3-4 बार डॉट, डेड मान लिया जाए इसको, खत्म है ये सब, अपना अपना देखो आप, राहुल जी भी अपना देख ही रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश में विपक्ष की हालत ऐसी है कि हम लोग उसके तार तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और विपक्ष खुद जो है, उसके खुद दल जो हैं, वो पूरी जोर शोर से अपने तरीके से उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप दुर्भाग्य का आलम देखिए, जिस राज्य की 40 सीटें हों और जिस राज्य की 40 सीटों में एक भी सीट, लोकसभा की सीट उस दल के पास ना हो, वो इतना बड़ा काम कर जाता है कि विपक्ष के गठबंधन की इतिश्री हो जाती है, और उसका असर कहाँ कहाँ नहीं पड़ता है। उसका असर, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, आपने बताया भी कि ईडी का प्रभाव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो है अपनी सीटें घोषित कर दी, वो सीटें घोषित कर दी जो पहले से चाहते थे लड़ना, और उसमें कोई अगर मगर ये बात ये कहना कि था वो कांग्रेस से बात करके हुई होगी, तो हम सब जानते हैं कितनी हास्यास्पद बात है ये कि कांग्रेस से जरा सा मुस्कान भी ली होगी। क्यों? क्योंकि वो जो उन्हें सीटें दी भी गई थी, रायबरेली और अमेठी को छोड़ करके, वो सब सीटें ऐसी थी जो जिसमें कभी भी समाजवादी पार्टी ठीक से जीती नहीं थी, जो बात कही जा रही थी उसमें। तो अखिलेश यादव किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहते हैं कि जहां उनकी जमीन है, जो उन्होंने लड़ाई लड़के लड़ी हुई है या अब पनपाई है लड़ाई, तो खैर पहले कांग्रेस की जमीन थी, कांग्रेस की जमीन पर कब्जा इन लोगों ने किया, अपने मेहनत से किया, और उसके बाद अपने तरीके से अब वो उसको आरक्षण नीति के तहत उसको कब्जे में रखे हुए हैं, और रखा जाना भी चाहिए। कांग्रेस चाहती है किसी तरीके से आरक्षण का फार्मूला तोड़ दिया जाए, फिर हमको कुछ ज्यादा मिल जाए। तो ये राजनीति में ऐसा आसान नहीं होता, और कोई फार्मूला राजनीति में तयशुदा हिसाब किताब से नहीं होता। जैसे भारतीय जनता पार्टी तो रिबाउंड खेलती है। मैं अक्सर कहता हूँ शतरंज में और कैरम में वो अपने अपने खेल अलग अलग तरीके से, कैरम को तो कहेंगे तो रिबाउंड खेलती है वो। तो रिबाउंड खेल करके उसने नीतीश कुमार को खेला, और फिर उसका असर देखिए, छितरा दिया पूरा पूरा बोर्ड, उसने कैरम का बोर्ड छितरा दिया। अब आलम यह है कि हम सब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में भी कुछ होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र से कोई बहुत खराब खबरें नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी हम ये सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी कुछ खतरनाक काम तो नहीं होने जा रहा है, जबकि जो होना था लगभग वो पहले ही हो चुका है। उसकी अब आगे कोई बहुत ज्यादा संभावना एनसीपी के स्तर पर अगर हम आप देख रहे हो, जैसे कि चुप्पी साधे हैं शरद पवार, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई ऐसी संभावना हो रही है। अगर मगर का खेल तो हो ही सकता है। उसी तरीके से जो अगर संभावना कुछ है तो आप और कांग्रेस की है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की 30 सीटों पर है। पंजाब पे भला ही भगवंत मान ने कह दिया हो, लेकिन केजरीवाल ने तो नहीं कहा अभी तक।
वहां बड़ी बात और जो बात कहेंगे वो केजरीवाल कहेंगे। भगवंत मान तो ठीक है, बहुत सारी बातें कहते हैं, पहले भी कहते थे, 10 साल पहले भी कहते थे, और आज बतौर चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा प्रभावी बात है। असली बात तो वो केजरीवाल के मुंह से आनी चाहिए। केजरीवाल कहला रहे हो वहां उनको तो ये हो सकता है, लेकिन वो दबाव की रणनीति के तहत हो सकता है। हरियाणा में कोई बहुत बड़े स्टेक्स नहीं है उनके, दिल्ली में जरूर है, तो दिल्ली में वो देने की स्थिति में है कांग्रेस को, और कांग्रेस चाहती किसी तरीके से कुछ और ज्यादा मिल जाए। मुझे लगता ये है कि इनका अंततः जो है वो थोड़ा बहुत समझौता हो जाएगा और अपर हैंड होगा इनका, और उस 30 सीटों में कुछ फायदा, क्योंकि आज की तारीख के हिसाब से देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का निश्चित रूप से होगा, जो नंबर्स उनके थोड़े से बढ़ जाएंगे। उससे ज्यादा लाभ विपक्षी एकता का कहां आपको दिख रहा है 19 से अलग? तो वो जो कढ़ाई चढ़ाई गई थी उसमें जी। कोई आधा आलू कच्चा है, आधी सब्जी कच्ची है, मसाला कहीं ठीक लगता है, कभी नमक कमजोर ज्यादा हो जाता है, कभी मिर्चा ज्यादा हो जाता है, और ज्यादातर तीखा होकर के फिर लोग खाना छोड़ दे रहे हैं। वो हालत फिलहाल तो यही है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए तय बात है, रसोईया तो भाई कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस पे ठीक करा पड़ा, और रसोईया चाहता है कि मैं सबको, मैं देने की स्थिति में हूं, जरा जरा सा दूं और अपने पास ज्यादा रख लूं। वो रसोईया बहुत उदार होना चाहिए, भारतीय संस्कृति के अनुरूप बहुत उदार मना दिखना चाहिए कि जी। नहीं नहीं, मेरे को जो बचेगा मैं ले लूंगा, बाकी तो काम चल जाएगा। तो असल में है तब अभी बहुत खिचड़ी अजीबो गरीब है, जो अभी खराब ही खराब होने के आसार दिख रहे हैं उसके। राजेश जी, एक छोटा सवाल आपसे, जिस तरफ अभी इशारा किया था दुबे जी ने कि कांग्रेस ही इसके मूल में है, छितराने के पीछे, क्या जब अनाउंसमेंट किया गया था कि खड़गे जी को पीएम कैंडिडेट बना दिया जाए, केजरीवाल और ममता जी ने कहा था, ये क्या षड्यंत्र था क्या कांग्रेस का? देखिए, ये इसमें मेरी राय तो ये है कि इसमें निश्चित रूप से ये तो आपको देखना होगा, जब मैं इस बात से सहमत होना चाहूंगा कि 14 साढ़े 14 करोड़ वोटों के ढेर पर अगर कांग्रेस बैठी है, तो मुझे लगता है कि उसको अपने सहयोगी दलों के प्रति और जोड़ने का भाव रखना चाहिए। लेकिन अगर जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा गया है और वो एक दलित वर्ग से आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार के शायद निराश होने का कारण भी यही था कि वो अगर सोचते थे कि उनका नाम कहीं ना कहीं एक संयुक्त और सर्वसम्मति से लिया जाए। लेकिन एक पहेली, एक जो बड़ी डेमोक्रेटिक पहेली है, ये बात मतलब देखिए ना कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को 22% वोट मिलते हैं। फिर जब विधानसभा का जब चुनाव होता है तो और कम हो जाता है, 43-71 से उनकी विधानसभा की सीटें 43 रह जाती हैं। तो वो एक तरफ तो उनकी पार्टी का आकार लगातार दुर्बल हो रहा है, निर्बल हो रहा है। वो उनके यहाँ आकर के जेपी नड्डा ये बोल के जाते हैं कि प्रादेशिक पार्टियों का भविष्य अब नहीं है। इसके बाद भी नीतीश कुमार इंडिया छोड़ते हैं, तो ये पहेली थोड़ा सा अटपटी सी लगती है। और संभवतः इसका कारण यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जब एक उससे बड़ा नाम फिलहाल इंडिया में तो अब नजर नहीं आ रहा है। जी जी, ये भी मैं आप लोगों से जानूंगा कि मान लीजिए संयोजक बन ही जाते तो उससे क्या लाभ होता नीतीश जी को, लेकिन इसको दोबारा लूंगा। अभी दो हमारे पास युवा एनालिस्ट भी हैं, सी वोटर के फेलो बत्रा जी। बत्रा जी, जो आपकी वो एक चौपड़ बनाए रहते हैं आप डेटा वेटा लगा करके, क्या दिख रहा है आजकल? ये सब छितरा गया मामला, सब तो लग रहा है सब एक तितर बितर हो गया, एकदम वॉकओवर मिल गया क्या? आज आपने टॉपिक ऐसा चुना है नीरज जी कि आप 5 की जगह 10 लोग भी ले आएंगे, लगभग सबका ओपिनियन सेम ही होगा। ऐसा कैसे हो गया? ये इसमें मेरी आपत्ति है कि आप लोग अपना व्यू क्यों बदल रहे ये हैं? बहुत ही अब बिल्कुल नहीं, मतलब मैं ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक जो अभय सर ने कहा, आकू जी ने कहा, राजेश जी ने कहा, मोटा मोटी उससे अग्री करेंगे सब, राइट? कि देखिए, इसमें काफी सारी चीजें हैं। कांग्रेस का ऑफ कोर्स ब्लेम है। आपने जब इंडिया अलायंस शुरू किया, जब इतना बड़ा आप अलायंस शुरू करते हैं, उसके कोर में होती है स्टेट्समैनशिप, उसके कोर में होती है एक डिप्लोमेसी। इतना मल्टी पार्टी अलायंस है ये, तो वो तो शुरू में दिखी, लेकिन उसके बाद जब 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसके बाद से गाड़ी नीचे जाती गई। और देखिए, अगर कांग्रेस की गलती है तो जैसे तृणमूल कांग्रेस कैसे रिस्पॉन्ड करती है, देखिए अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं वो एक है,
फिर ममता जी बोलती हैं आगे वो भी अलग से है। तो इसमें ऑप्टिक्स का गेम था सारा। हम शुरू से जानते थे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे अलायंस नहीं होगा, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा उल्टा, जैसे कि पंजाब, जैसे कि तृणमूल और लेफ्ट का अलायंस बंगाल में नहीं हो सकता। ये चीजें हमें पता थी, एज एन उन पार्टियों को भी पता होंगी, लेकिन कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं निकाली गई जहां ये कन्वे किया गया कि देखिए हमें पता है यहां सीट शेयरिंग नहीं होगी। सीट शेयरिंग ना करते हुए भी हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म को दिखाना है का देश को जिससे एक कॉन्फिडेंस आए। आज की तारीख में जो गठबंधन अगर अंत में बन भी जाते हैं तो जो बात नैरेटिव चल रहा है वो नैरेटिव परसेप्शन का क्या है कि इनसे नहीं हुआ, इनके बस की नहीं है। मुझे अब लगता है इससे अच्छा तो ये होता इंडिया अलायंस की जगह आप 19 की तरह ही लड़ते, सद्भावना से लड़ते और शायद 19 के बाद कुछ अच्छा करते। ये तो बेसिकली आप साथ में आए और गेम उल्टा और खराब हो गई, क्योंकि आपने ये एविडेंस दे दिया कि देखिए हमको कोऑर्डिनेशन करना नहीं आता। कांग्रेस को अभी तक समझ में ऐसा मुझे लगता है नहीं आया, जैसे कि अभय सर ने कहा कि एक समय पर मल्टीपल चीजें साथ में हो सकती हैं। मैं तो कहता हूं वो एजेंडा आइटम में भी एक चीज में स्टक हो जाते हैं। अभी देखिए सिर्फ कास्ट सेंसस पे बात कर रहे हैं, सामने का जो आपका पार्टी है वो एक टाइम पे 5-6 नैरेटिव चलाती है, आप केवल एक नैरेटिव पे अटके हुए हैं, कास्ट सेंसस। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मल्टीटास्क करना है। इससे 100% मैं अग्री करता हूं। अगर हम मैथमेटिकली देखें नीरज जी, 4 स्विंग स्टेट थे, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक। तकरीबन 155-160 सीटें थी, इसमें से बीजेपी की 85 सीटें आई थी तकरीबन। अगर इंडिया अलायंस सही तरीके से चलता तो ये 85 से बीजेपी को अगर 40 का डेंट कर देते तो आप कहीं ना कहीं एक फाइट में रहते। मेरा सवाल लेकिन यही आज की है तारीख में अब बिहार की कि स्थिति ये क्या क्यों होगी? नहीं चला। कार्तिक, मेरा मूल सवाल इस शो का है कि ये क्यों नहीं चला। नीरज जी सिंपल सी बात है, देखिए ये क्यों नहीं चला। जो लोग एग्जाम्पल देते हैं 77 का या 89 का, वो लेवल ऑफ स्टेट्समैनशिप नहीं है आज की डेट में। जो स्टेट्समैनशिप होती है कि हम ग्राउंड कंसीड करें, आप ग्राउंड लें, सबको ये पड़ी है कि अपना ग्राउंड बचाएं, ये साफ दिख रहा है। और राहुल जी तो इतने अब परिपक्व हो गए, आप लोग बताते हैं कि राहुल जी इतनी घूम के यात्रा करके और लंदन और अमेरिका जाके बहुत परिपक्व मैच्योर हो चुके हैं, आप कह रहे स्टेट्समैनशिप नहीं है। नीरज जी वही तो धुरी है। मैं एक ऑनेस्ट बात बताऊं, अगर आज की तारीख में राहुल गांधी की मेहनत को कोई डाउट नहीं, क्रेडिट है उनकी मेहनत को, लेकिन उन्हें कौन एडवाइज कर रहा है? मैं तो ये मानता हूं कि जो इंडिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो रूट मैप है, मैंने उस पर अलग शोज भी किए हैं, मुझे लगता है वो काफी स्ट्रेटेजिकली चूज किया गया था ताकि अलायंस पार्टनर्स को परेशान ना किया जाए। लेकिन वो एक अलग चीज है, आपको साथ साथ समन्वय भी तो साधना है ना। आप बंगाल में है, बिहार में है, ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसा पैरेलल पार्टी स्ट्रक्चर है जो अलायंस पार्टनर्स से कॉन्स्टेंटली बात कर रहा है, नए नए एजेंडाज निकाल रहा है, नई नई बात कर रहा है? वो कंप्लीटली मिसिंग था। ऐसा लगता है कि विपक्ष को एक आइडिया पता था कि हमें साथ में आना है और वो शुरुआत भी अच्छी रही, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन आई डोंट थिंक इनको समझ में आई कैसे करनी है। आज की तारीख में भी कोई दफ्तर नहीं है, कोई संयोजक नहीं। अब जो लेफ्ट ओवर बचा है उसमें भी कुछ नहीं, कोई किसी की दिलचस्पी नहीं। सज्जन बाबू नीरज जी, आपको याद है कि 2000 जब ये पटना की बैठक हुई थी उसके बाद तय हुआ था कि एक सेक्रेटेरिएट बनेगा, जॉइंट प्रेस टीम बनेगी स्पोक्स पर्सन्स की। एक फैसला हुआ था, एक फैसला हुआ था, 11 पत्रकारों के शो में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं नीरज जी, आपके पास सारे आइडियाज तो थे, लेकिन एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुई? और यहां मैं मानता हूं बत्रा जी, मेरा थोड़ा डिसएग्रीमेंट है। जो देखिए आइडियाज वो मैं मानता हूं जिस पे आपका कन्विक्शन हो, वो फालतू आइडियाज नहीं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता हूं, ये कोई आइडिया नहीं होता है। आइडिया में कन्विक्शन होना जरूरी है। कन्विक्शन एक चीज में था, 11 पत्रकारों के शो में नहीं जाएंगे, ये कन्विक्शन था, सिर्फ एक फैसला, सिर्फ। इसके अलावा कुछ हुआ क्या? नीरज जी, आप उसको कैसे भी बोलिए, मेरा ये बस कहने का मतलब है इनको पता था क्या करना है, ठीक है, कन्विक्शन नो कन्विक्शन, बट वो नहीं किया। अब उसमें आप कन्विक्शन बोल लें, नियत बोल लें, एग्जीक्यूशन की एबिलिटी बोल लें, स्टेट्समैनशिप बोल लें, एंड रिजल्ट ये है कि वो नहीं किया। और आज की तारीख में अलायंस अगर हो भी जाता है, देखिए मुझे लगता है दिल्ली में अलायंस हो जाएगा फॉर एग्जांपल, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन आज की तारीख में
उसके जो ऑप्टिक्स आए हैं इंडिया अलायंस के वो बहुत नेगेटिव आए हैं आज अभी तक एटलीस्ट, और अब ज्यादा समय भी नहीं बचा मुझे लगता है। नहीं, अब समय क्या बचा है? अब 14 मार्च के आसपास नोटिफिकेशन आएगा, 14 अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएंगे। अब क्या समय बचा? बीच में एक महीना बचा, फरवरी बस खाली। सज्जन जी, संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की हत्या की अब किसी को चिंता नहीं है क्या? नहीं, देखिए चिंता बहुत लोगों की होगी, लेकिन निश्चित तौर पे जो आउटरेज है ना, वो हर दिन होने लगे तो आउटरेज नहीं रहता है, और फिर उस आउटरेज के साथ आप कन्विक्शन नहीं दिख रहे हैं, तो वो बहुत ही आपकी जो जैसा कहा जा रहा है कि ऑप्टिक्स में बड़ा नेगेटिव जाता है। अब जैसे अभी सबसे पहले देखिए कि विधानसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस ने पहले तो अपना पिच बदल दिया। आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ओबीसी कोर की बात कर रहे हैं, जो कभी आपका रहा भी नहीं, तो बड़ा बनावटी लगता है जब कांग्रेस इन मुद्दों को साधने की कोशिश करती है, जिसका पूरा का पूरा आधार ही गैर कांग्रेसवाद रहा है। बीजेपी के खिलाफ नहीं रहा उतना, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ रहा। दूसरी बात देखिए, इंडिया अलायंस की बात करें, अगर हम नाम पे ना जाए तो आप साउथ में देखिए, तमिलनाडु में हर चीज के बावजूद तो क्षेत्रीय पार्टी डीएम की है, वो अपना ग्राउंड बचाए हुए हैं। केरला में कांग्रेस के लागे सीपीएम भी अपने बेल्ट में ठीक है। उसी तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़े या लड़े, बहुत कुछ कांग्रेस से हासिल होने वाला नहीं है। तो क्षेत्रीय दल जो है, वो बिहार में आरजेडी हो जाए, समाजवादी पार्टी हो जाए, ये लोग अपनी अपनी जमीन कम हो ज्यादा हो फिर भी एक रेस्पेक्टिवली बचाए हुए हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस से अलायंस करके इन दलों को क्या मिल रहा है? कांग्रेस के पास रेसिप्रोकल ऑफर क्या है जब आप अलायंस में जा रहे हैं? तो कहने का मतलब कुछ नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर एक दुविधा क्या है, कंफ्यूजन, कि एक तबका तो सोचता है कि साहब हमारी लड़ाई जो है वो क्षेत्रीय दलों से है, क्योंकि उनका उभार ही हमारे आधार पे हुआ है, वो जब तक रहेंगे हम कभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है, और ये मानसिकता इनकी जो क्षेत्रीय दल के खिलाफ है वो विधानसभा चुनाव में दिखती है, लेकिन लोकसभा चुनाव आते ही कांग्रेस जो है चाहती है कि ये सारे के सारे क्षेत्रीय दल जो है इनकी शर्त पे, जबकि कांग्रेस को के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तब भी चाहते कि इनकी शर्त पे इनके साथ आ जाए। तीसरी बात क्या हो रही है कि प्रायोरिटी का आप खेल देख लीजिए, जहां पे आपको, जब आपके पास देने को कुछ नहीं है और आप एक विचारधारा के आधार पे, इंटरेस्ट के आधार पे नहीं है, बहुत ज्यादा आइडियोलॉजी के आधार पे चाह रहे हैं बाकी पार्टी आ जाए, तो भाई मान मनोबल के लिए राहुल गांधी को सबको आगे रहना चाहिए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व का एक पैटर्न है, उन्हें बोरिंग पॉलिटिक्स में मन नहीं लगता है। पॉलिटिक्स में एक रोजमर्रे की पॉलिटिक्स होती है, टफ होता है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, वो फैसिनेटिंग नहीं होता है। राहुल गांधी जी के साथ क्या है कि आप हमेशा देखेंगे कि वो बिल्कुल पॉलिटिक्स जो है ना, वो स्पेक्टर वाला ढूंढते हैं, जिसमें माहौल बने, बहुत ज्यादा बढ़िया से उसका एक हर जगह रेजोनेंस हो। अब अलायंस के साथ बातचीत करने का काम आप खरगे जी को देती हैं। अब खरगे जी को क्या है, कांग्रेस में जब आप निजी तौर पे कांग्रेस के अच्छे नेताओं से बात करें, आप देख ले कितना खरगे जी को लेके उत्साह है वहां पे। ऊपर से आप भले बोले एक दलित फेस है, सब कुछ है, लेकिन कहीं नहीं है, तो बाकी अलायंस के लोग उनको कैसे सीरियसली लेंगे? तो ये पूरी की पूरी एक तो मिस्टेकन प्रायोरिटी है, और जो कहावत है ना कि पहल के पहले एक होमवर्क होना चाहिए, नहीं तो वो जो कहते हैं माफा कॉम्प्लेक्स मिस्टेकिंग आर्टिकुलेशन फॉर एक्शन। तो कांग्रेस का पूरा नेतृत्व जो है उसी में है, वो नोमेनक्लेचर में, सेमेंटिक्स में, इन चीजों में ज्यादा ध्यान दे रहा है, ग्राउंड वर्क में और बाकी जो पॉलिटिक्स का एक मंडेन और बोरिंग काम है उसमें नहीं है। और राहुल जी की जो प्रवृत्ति है ना, उसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि जो भी पॉलिटिक्स का कंपल्शन है, जिसमें आपको बहुत सारे बोरिंग काम करने होते हैं, जिसमें बहुत कुछ स्पेक्टेक्युलर इवेंट नहीं होता है, वो उनसे हो नहीं पाता है। तो या तो यात्रा हो जाए, या कोई एक मुहिम छिड़ जाए, या कहीं पे कुछ हो जाए तो चले जाए, इस तरीके की पॉलिटिक्स की उनकी चाह है। और ऐसे में कांग्रेस के पास कुछ देने को बचा नहीं है, कुछ इंसेंटिव नहीं है कि रीजनल पार्टीज रहे। तो सवाल है कि पॉलिटिक्स में हर कोई अपना हित देख रहा है, नीतीश जी भी देख रहे हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं। जैसा कि रामदास अठावले ने कहा कि भाई, जब हमसे कहा गया था, बड़ा फेमस कथन है, हमने देखा कि भाई हवा का रुख मोदी जी की तरफ है तो मैं उधर चला गया। तो सब लोग देख रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियां अपना अपना जमीन फिर भी बचा रही हैं जी। इंडिया अलायंस कहें या कुछ करे, यूपीए में कम से कम एक फसाड ऑफ स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी थी। इंडिया अलायंस तो बड़ा ही सेमेंटिक्स ही गलत हो गया है, इसमें ना तो कंटिन्यूटी है, ना स्टेबिलिटी है, और ना ही कुछ पॉजिटिव आ रहा है। और इसका पर्चा कांग्रेस के ऊपर फाड़ा नहीं गया है। कांग्रेस मतलब सिंगुलरली सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार है, और इस बात पे सब लोगों का कॉन्सेंसस है। तो 24 का बॉटम लाइन तो तय है, पूरा का पूरा मामला जो है वो डिग्री का है, कितना फासला रहेगा। तो फिलहाल तो यही एक आउटकम है। राजेश जी, क्या कांग्रेस 29 की तैयारी में लगी है क्या? उसको भांप लिया उसने कि यहाँ कुछ होना जाना है नहीं यार, 29 के लिए तैयारी करो, फालतू टाइम पास करने की क्या जरूरत है? नहीं देखिए, मैं एकदम तो
इसको स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी पार्टी जब किसी चुनाव में जाती है तो वो ये मान के नहीं जाती कि वो हार रही है। कोई भी पार्टी हो, छोटी से छोटी पार्टी हो। और कांग्रेस के पास हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देखिए, अभी हम सुन रहे थे राहुल गांधी के बारे में, लेकिन आप याद रखिए कि देखिए, राजनीति में उनको एक बार अध्यक्ष बनने का अवसर मिला 2019 में 17 में, और उसके बाद जो तीनों राज्यों में जब चुनाव हुए तो तीनों राज्यों में बीजेपी की सत्ता चली गई। तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी जब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद यही नहीं, जब आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ के अपने इलाके में जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे, तब अखिलेश यादव के साथ जब उनकी जब तालमेल हुआ तो योगी आदित्यनाथ के अपने इलाके में बीजेपी हार गई। कानपुर में उनके जो डिप्टी सीएम थे, जो सांसद का जो उपचुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी हारी है। तो मैं ये इस तरह से उसको ये नहीं ले सकता कि और मैं कह सकता हूँ कि उनके अंदर जो राजनीतिक तो नहीं, तो फिर छोड़ा क्यों था उन्होंने बादल जी? फिर जब इतना बढ़िया सक्सेस रेट था उनका, तो फिर वो छोड़ के क्यों भाग गए? नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि कमलनाथ जी अपने लड़के के लिए लगे हुए हैं, गहलोत जी अपने लड़के के लिए, मैं गुस्सा हो गया इसलिए मैं छोड़ दूंगा, ऐसा? देखिए, नहीं हाँ। ये इसका तो ये कोई मैं मेरे पास तो सिर्फ यही उत्तर हो सकता है कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट कारण बताया था कि वो एक नैतिक आधार पर चूंकि हार हुई है इसलिए छोड़ रहे हैं। हाँ। तो लेकिन अब आजकल आज की जो सियासत है उसमें नैतिक आधार का कोई मतलब है? मेरा ख्याल है कि अगर उस वक्त ये गलत फैसला था, अगर वो टिके रहते हारने के बाद, क्योंकि उनके इस्तीफा देने के बाद आपको याद होगा कम से कम 7 या 8 महीने तक कांग्रेस कोमा में थी। कोई पत्ता नहीं खड़का कांग्रेस की किसी गतिविधि का। और जब अगले साल फिर चुनाव होने थे तो फिर मुझे लगता है कि शायद एक तो बड़ी चूक कांग्रेस से उस वक्त ये हुई। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, एक परसेप्शन होता है। देखिए, परसेप्शन राहुल के खिलाफ बनाने में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा अपनी अपनी जगह असर इनका हो रहा है। परसेप्शन कितना बन पाता है ये हमें लगता है कि जब यात्रा पूरी हो जाएगी। नहीं राजेश जी देखिए, ये हम लोग पत्रकार हैं, बहुत ईमानदारी से बताऊं, बहुत क्रूड एनालिसिस करता हूं मैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत परसेप्शन बनाया गया था जी, बघेल साहब जीतेंगे, हवा नहीं लगी, जमीन खिसक गई। परसेप्शन एक चीज है, ग्राउंड पे दूसरी चीज होती है। अगर ग्राउंड मेरा मजबूत है ना तो परसेप्शन की चिंता मैं नहीं करता। यहाँ तो ना परसेप्शन है ना ग्राउंड है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहां पे भी मैं ये कहूंगा कि परसेप्शन, अब देखिए कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो बड़प्पन दिखाना चाहिए। अब एक बड़ी पार्टी 300 सीटों पे आ गए। वो कभी आपने सुना है कि 300 सीटों पर कांग्रेस सिकुड़ के आ गई है? ये सवाल वही उठता है जब आपने कहा ना कि 8 महीने वो कोमा में रहे। और ये बात सही, देखिए राजनीति में बहुत ज्यादा मुझे शर्म आती है, बहुत संकोची हूँ, मैं बहुत नैतिक हूँ, मैं बहुत छुई मुई हूँ, इससे काम नहीं चलता। नहीं, आप ये CWC की बैठक के ही लोग कहते रहा, मैं तो था नहीं वहां, आप में से कोई रहा होगा, लेकिन राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत नाराजगी जाहिर की थी कि कुछ नेता अपने लड़कों को जिताने में लगे रहे इसलिए हम पूरी तरह हारे। तो फिर वो ऑपरेशन करके पार्टी ठीक कर लेते। आपने वो भी नहीं किया, इसलिए सवाल उठता राहुल जी के ऊपर कि आप करना कुछ नहीं चाहते भाई, कुछ कठोर कदम उठाइए। नहीं उठाया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की इस तरह की जो करारी हार हुई है, हाँ। उसमें तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि वहां के वरिष्ठ नेता ही उसमें शामिल थे। राजस्थान की कल है, एक दिन की नहीं थी। तो वही तो बात अभी सज्जन जी कह रहे थे कि जो बोरिंग काम है पॉलिटिक्स का, उसमें उनकी दिलचस्पी ने, तो जो थ्रिलिंग काम था अभी बिहार में हो रहा था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब जी आप कुछ रिएक्ट करना चाहते संजय में बोलिए, फिर मैं दुबे जी और अक्कू जी के पास जाता हूँ। मैं नीरज जी, आपने कहा ना कांग्रेस की स्ट्रैटेजी अब मुझे जो साफ साफ दिख रही है, हाँ, मे बी रॉन्ग, आई थिंक उन्होंने हिंदी हार्टलैंड पे मोर और लेस गिव अप कर दिया है। और जो मुझे लगता है इज नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी, अगर वो कुछ सीटों को छोड़ दे। अगर हाँ। मुझे कांग्रेस का कंसंट्रेशन अगर आप देखें ज्यादा साउथ और ईस्ट में दिख रहा है। आप देखिए आंध्रा में कैसे पार्टी गतिविधियां बढ़ी हैं, ओडिशा में कैसे पार्टी गतिविधियां बढ़ी हैं, कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में गतिविधियां बढ़ी हैं, केरल में भी आपकी सीटें आएंगी। कांग्रेस का मुझे प्लान इस इलेक्शन का लग रहा है कैसे ना कैसे करके साउथ को एक बेस बना के 70, 80 या 100 तक पहुंचे। 100 आई थिंक बहुत एम्बिशियस है, और उसके बाद 29 का गेम शुरू होगा। मुझे अब ये मोर और लेस साफ लग रहा है। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो अलग बात।
आप एग्री कर रहे हैं कि 29 की तैयारी कर रहे हैं राहुल जी, मन ही मन उनको पता है। अभय दुबे सर, क्या कांग्रेस एक अपनी जो कल्चरल लिगेसी है जो अब बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है उससे जूझ रही है? अनडिसाइसिव रहना, चीज़ों को कारपेटिंग से दबा देना, या और उसको सरल और हिंदी में कहूँ तो भाग्य के भरोसे बैठा रहना कि सत्ता अपने आप कभी ना कभी तो आएगी, जब बोर हो जाएंगे लोग एकदम तो हमको दे देंगे? क्या ये एक बहुत बड़ी इनर्शिया उसमें आ गई है? देखिए 1900, मैं ये मानता हूं कि 1990 का साल एक ऐसा साल था, इसके बाद देश की राजनीति बहुत तेजी के साथ बदलनी शुरू हुई। उसमें भूमंडलीकरण हुआ, मंडलीकरण हुआ, कमंडलीकरण हुआ, ये सब हुआ, और इसकी वजह से पुराने तरीके से राजनीति करना धीरे धीरे तकरीबन नामुमकिन होता चला गया। इसका पहला फटका वामपंथियों को लगा। पुराने तरीके से मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन करने असंभव हो गए, और धीरे धीरे वामपंथी बहुत ही सीमित होते चले गए। एक बार बंगाल में हारे, उसके बाद दोबारा कभी उठ नहीं पाए, उनकी बिल्कुल वहां पर दुर्गति हो गई। अब बस केरल में उनकी दुर्गति होनी बाकी है, बाकी उसके बाद उनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। अब ये फटका जो है, जो राजनीति करने की शैली बदलने का, राजनीति बदलने का जो फटका जो है, अब मुझे लगता है वो कांग्रेस को लग रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। उनकी राजनीति करने की शैली बिल्कुल पुरानी पड़ चुकी है, वो कुछ भी नए जमाने से सीखने के लिए तैयार नहीं। मैं नहीं मानता हूं कि ये राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, यात्रा करने से उनका कद बेहतर हुआ है, उनकी छवि अच्छी हुई, उनकी पार्टी को शुरुआत में लाभ हुआ, लेकिन जो दूसरी यात्रा कर रहे हैं, इस वक्त यात्रा करने का समय नहीं था, इस वक्त इंडिया गठबंधन बनाने का समय था। इस बात को बार बार कहा गया है कि आप जो दूसरी यात्रा कर रहे हैं, इस दूसरी यात्रा से के वो प्रभाव नहीं होंगे जो पहली यात्रा से प्रभाव हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये जो 90 के बाद भारत की राजनीति बदली है, उसमें उसका प्रहार जो है, उसका नुकसान अब कांग्रेस को हो रहा है बहुत तेजी के साथ। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, यहाँ पे लौट के आके अक्कू जी से और सज्जन जी से पूछते हैं, थोड़ा इधर के आते हैं। 24 में क्या कोई चैलेंज दिख रहा है आपको? देश राममय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, राम लहर चल रही है। टाइमिंग देखिए उनकी यात्रा की, उसी समय यात्रा हमको शुरू करनी है जब देश में कोई नोटिस नहीं ले रहा, फिर मीडिया को कहेंगे आप लोग सुनते नहीं, दिखाते नहीं है। और इतने बड़े बड़े इवेंट के बीच में जो अभी कह रहे हैं, जब आपको सीट शेयरिंग करनी है, स्ट्रेटजी बनानी, तब आप यात्रा में लगे हुए हैं, तो फिर 24 के लिए कोई चैलेंज तो बचता नहीं है। फिर ब्रेक के बाद इस पर बातचीत होगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और 2024 के चुनाव के मद्देनज़र एक विश्लेषण करने की हम लोग कोशिश करें कि इस समय स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन मैं अपने मित्रों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, सारे एनालिस्ट जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग न्यूज़ रूम में ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि इस समय जब भी हम ऐसे शो प्लान करते हैं, सबको दिखाइए उन लोगों, सब इन्हीं के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जब प्लान करते हैं शो, तो लोग कहते हैं कि यार इतनी चिंता तो इंडिया गठबंधन वालों को नहीं जितनी चिंता आवाज़ अड्डा में होती है रोज़, कि आप इसी पे शो करते रहते हो। और कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं कि आप उनकी खिंचाई करने के लिए करते हो। मैंने कहा भाई अब बताओ, जिधर मुद्दा होगा उधर ही हम चर्चा करेंगे। आप इसको मेरी चिंता माने या जेन्युइन क्वेश्चंस में पूछ रहा हूँ। एनडीए की तरफ कोई विवाद होगा तो मैंने 2 दिन किया। इंडिया गठबंधन में इतने इश्यूज़ हैं, इतनी बार हम लोग ये बात कर रहे हैं, जैसा कि भी बत्रा जी ने कहा कि उनके एडवाइज़र कौन है जो उनको ये एडवाइस देते हैं कि आप दीवार पर लिखी हुई चीज़ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अक्कू सर, क्या 24 के लिए बिल्कुल कोई चैलेंजर बचा ही नहीं क्या है? उत्तर प्रदेश में तो देखिए क्या माहौल चल रहा है। देखिए साहब, चैलेंज के अलावा जो सबसे बड़ी बात जो शुरू हुई थी 90 के दशक से बदलाव की, तो तय है कि उदारवाद के क्रम में जब चीजें आगे बढ़ी हैं तो उसमें अहम अपना सामूहिक हित छोड़ना, ये सब किनारे होता गया। और राजनीति भी एक व्यक्तिगत रूप से भी आज जो है देश में अगर आंदोलन नहीं होते तो उसके पीछे कारण क्या है? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं मध्यम वर्ग में हूं तो आप उच्च मध्यम वर्ग में, उच्च वर्ग में पहुंच जाऊं या उच्च मध्यम वर्ग में पहुंच जाऊं। गरीब आदमी चाहता है कि वो उसका एस्पिरेंट क्लास में बिल्कुल आ जाए, एस्पिरेंट वाला चाहता है लोअर मिडिल क्लास में आ जाए। राजनीतिक लोगों ने ये नहीं समझा बहुत, और खास तौर से अदर देन भाजपा सब किसी ने नहीं समझा और बहुत समझने की कोशिश भी नहीं की। वो एक खांचे में काम करते रहे, जाति के खांचे में काम करते रहे। वो तमाम बड़ी बड़ी बातें, धर्मनिरपेक्षता, न्याय यात्रा, सबको न्याय दिलाना, ये सब बात करते रहे। 14 के बाद तो इसमें और बदलाव हो गया, और अब सिर्फ ये हुआ कि सत्ता कैसे पकड़ी
दी जाए, कैसे रखी जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, वो ध्यान में रख करके काम किया गया और उसी की सफलता विफलता के नतीजे हम सब देख रहे हैं। जिसने ध्यान रखा वो आगे बढ़ रहा है, जिसने ध्यान नहीं रखा वो पीछे हो गया। अभी भी राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि स्टोव में कोयला नहीं लगता है, अब पहले लगता रहा होगा, तो वो कोयला अब जो है धीरे धीरे खाने खत्म हो रही है। अब वो सोलर एनर्जी पे काम हो रहा है, तो सोलर एनर्जी पे जब आप काम करेंगे, लोगों को बांटेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी बांटे, चाहे वो अभी जो वायदा प्रधानमंत्री ने किया वो बांटे, जिससे डायरेक्ट फायदा होगा वही वोट बैंक पे रहेगा। आप 20 करोड़ आपके पास वोट भले ही हो, लेकिन जीत हार का जब अंतर होता है ना, तो अगर लोकसभा में होगा तो 30-40 हजार से लेके 2, 4, 5, 6 लाख जो भी होता होगा वो होगा। अब वो अंतर बढ़ाने वाला खेल होगा, तो उसको 20 करोड़ भी बेकार आपके जाएंगे। आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि मेरे पास 20 करोड़ वोटरों का साम्राज्य है। जीत हार हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा पोलिंग का सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट का, उसके हिसाब से होगी। तो आप एक वोट से भी जीतोगे, सीट तो कम ही हो जाएगी ना आपकी, तो धीरे धीरे आपका प्रभाव कम हो जाएगा, जनता आपको पहचानना बंद कर देगी। ये समझने की कोशिश, रणनीति में आप सिर्फ परसेप्शन, आप अपना परसेप्शन, कोई भी परसेप्शन एवर लास्टिंग नहीं होता है। हो सकता है जब राहुल गांधी ने पहली यात्रा की थी तो अच्छा लगा, लेकिन वो अब धुल चुका है, दूसरी यात्रा का हो नहीं चुका, क्योंकि उससे बड़ा जो खेल देश में चल रहा है भगवान राम का, वो उससे बहुत बड़ी, और ये समझना चाहिए कि कितना बड़ा खेल होने जा रहा है। आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते। राजनीति में एक एक कदम बहुत सोच समझ के, इसीलिए क्या है, अभी भी उत्तर प्रदेश में कहने को 62 सीटें हैं, दुनिया के सर्वे बता रहे हैं कि 70 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएंगी, लेकिन आए या नहीं आए, उनका मेहनत, उनके काम करने के स्टाइल में कहीं कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि ढिलावा किया जा रहा है। एक एक जगह पर लोकसभा में 8-8 आदमी बड़े नेता लगाए जा रहे हैं, कहाँ से किए जाएंगे, कैसे किया जाना है, वो सब पूरा तय कर रहे हैं। तो हमें उनको, जैसे वो सोच रहे हैं पब्लिक के लिए, क्या और पार्टियां सोच रही हैं, वो शायद उतना नहीं सोचा है, लेकिन उसके उलट भी अगर आप सोच, एक मिनट अंतिम बात, उसके उलट ये भी है कि हम ऐसे तथाकथित लोग जो बहुत बार ज्यादा सोचते हैं, वो नेता हमारे पिताजी हैं इस मामले में, जितने नेता हैं वो हमसे ज्यादा सोच के चलते हैं कई बार। तो इसीलिए कई बार जब समीकरण होते हैं तो वो बिगड़ भी जाते हैं। मेरा मानना यह है कि ये लोग अभी, कम से कम कांग्रेस के लोग, पुरानी ही शैली में रहने की में आदी हो गए, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उस मंडूकता वाली स्थिति में। यही एक संकट उनके सामने सबसे बड़ा है। अभय दुबे जी भी यही बात कह रहे थे कि वो पुराने ढर्रे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। अभी भी जो है, अब वो 1 करोड़ सूर्योदय योजना के तहत वो सोलर पावर की बात कर रहे हैं, यहाँ अभी कोयले पे लटके हुए हैं। सज्जन जी, आपने कहा था कि डिग्री का फर्क रह गया, इसका क्या मतलब है? नहीं, डिग्री का मतलब है कि बॉटम लाइन ये है कि एनडीए को मेजोरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सवाल विधानसभा चुनाव जो अभी हुए हैं 5 राज्यों में, तब तक एक वैलिड सवाल था कि हो सकता है उससे कुछ नैरेटिव बदले। दूसरी बात, उसका एक कारण यह भी है, चूंकि यहाँ पे राजनीति के शैली के बदल जाने की बात है और कांग्रेस छूट रही है, उसमें एक देखिए 2 चीजों में बहुत बदलाव हुआ है सामाजिक तौर पे, और आप फील्ड में जाए तो देखेंगे, और उसका संज्ञान जो है कुछ पार्टियां ले रही हैं, कुछ नहीं ले रही हैं। पहली चीज तो यह है कि एक नई पीढ़ी आई है जो मंडल के पृष्ठभूमि से आए या अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स के पृष्ठभूमि से आए, जो 90 वगैरह की पॉलिटिक्स के एक्सपीरियंस को नहीं शेयर करती है। मतलब उन्होंने उसके बारे में सुना है, थोड़े बहुत प्रभावित है, बट वो एक नई पीढ़ी की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, नई जनरेशन। उनका पिछले 10 साल में जब से वो राजनीति की थोड़ी बहुत उन्होंने देखा है, उसमें बीजेपी की हेजेमनी है, मोदी की हेजेमनी और हिंदुत्व की है। तो एक तो उसमें राम मंदिर का प्रभाव एक दूसरे तरीके से है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव या अंबेडकर या काशीराम वाला फेज नहीं देखा है। दूसरा, और देखिए कि जब भी आप पुराने ढर्रे से जब करते हैं कि भाई कास्ट सेंसस करवा दो, ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर दो, उस तरीके की दलित स्मिता की बात कर दो, अभी जमीन पे आप कहीं भी चले जाएं, आप देखेंगे कि कास्ट प्राइड जो है वो केवल अपर कास्ट और डोमिनेंट इंटरमीडिएट कास्ट का नहीं है। चंद्रशेखर आजाद अपने गांव के बोर्ड पे लिखवाते हैं, वेलकम टू द लैंड ऑफ ग्रेट चमार। पंजाब में जो पॉप सिंगर गिनी माही है वो डेंजर चमार गा रही है, वेलकम टू द रॉयल जाटव्स की। राजस्थान, मध्य प्रदेश में बोर्ड्स दिख रहे हैं, आप देखिए, ऊपर आसमान नीचे पासवान, ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह, केवट, तमाम इस तरह के कास्ट प्राइड की बात है। तो अब वो ह्यूमिलिएशन और स्टिग्मा वाला डिस्कोर्स नहीं रहा। अब दिक्कत ये है
कि अभय सर की बात को मैं थोड़ा सा और उसी में एक जोड़ना चाह रहा हूं कि 90 की दशक की बात जो इन्होंने की कि राजनीति की धुरी ही बदल गई और बहुत सारी पार्टियां जो है वो अप्रासंगिक होने लगी कि भाई उनके पास ना तो भाषा थी और ना तो उनके पास कोई स्ट्रेटेजी था कि चेंज को पकड़े। दिक्कत यह है कि वो जो क्राइसिस 90 में वामपंथियों को लगा या बहुत सारे समाजवादी पार्टियों को लगा, आज के डेट में वो जो सेक्शन था ना लेफ्ट का, वो कांग्रेस में आ गया है। तो 90 वाली क्राइसिस कोई कांग्रेस को नए सिरे से नहीं लग रही है। वो जो लोग थे जो अपने प्लेटफॉर्म से अलग हो गए कमजोर होने के कारण, अब देखिए वामपंथी पृष्ठभूमि से जितने नेता जा रहे हैं, कोई CWC का मेंबर बन जा रहा है, कोई राहुल जी के करीबी जितने वामपंथी लोग जो आए हैं, पैराशूटिंग हुई है, सारे के सारे प्रोमिनेंट पोस्ट पे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो। और जो पुराने NSY के थे या पुराने यूथ कांग्रेस के पृष्ठभूमि के लोग हो, वो छोड़ के जा रहे हैं या एक एक महीने की वेटिंग है राहुल गांधी से ऑडियंस की। तो धुरी जरूर बदल गई है, नैरेटिव का आधार बदल गया, उसका एक सामाजिक कारण है। कांग्रेस के साथ दिक्कत है, जो वामपंथ जिस क्राइसिस से जूझा वो सारी की सारी टोली को कांग्रेस ने ओढ़ लिया है। और जो एडवाइजर की बात है वही है, और कौन एडवाइजर है? जयराम रमेश जी वगैरह, इनकी सोच की धुरी किस तरफ है? वो क्लियरली है, हमेशा गुस्से में रहते हैं। और दिक्कत तो ये है कि भाई बीजेपी से नाराज हो तो ऑलरेडी पब्लिक को आपने कोसना शुरू कर दिया है, दबी जुबान में खुल के भी करने लगे हैं, उसमें एक इनको मिलता भी है जी। सारी की सारी एक नई जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। जी सज्जन जी, बत्रा जी आपसे सवाल है मेरा। देखिए 2-3 चीज़ें मुझे ऑब्जर्वेशन के तौर पे लगती हैं ऐसे। मैं हमेशा ये कहता था, अपने चर्चाओं में मैंने जितने आवाज़ अड्डा किए सब में कहा था कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। तब बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते थे कि नहीं अब वो इशू ख़त्म हो गया, राम मंदिर बन रहा है, बन जाएगा, ख़त्म वो इशू। वो राम मंदिर सिर्फ एक ओल्ड स्कूल का आइडिया नहीं था, ये इतना बड़ा आइडिया था कि जिससे यंग जनरेशन, Gen X, GY जो भी आप बोलते हैं, उसने अपने आप को कनेक्ट किया। क्योंकि जिस लहजे में आप देखते हैं वो थॉट प्रोसेस ही गलत था। ये एक डिफरेंट नैरेटिव्स के तहत लोगों को जोड़ा। दूसरा, जो भी पार्टीज़ आज की तारीख में है उनके पास अपना एक आइडिया होना चाहिए जिस पे उनका कन्विक्शन हो, और एक बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप होनी चाहिए जो बहुत कड़े फैसले लेने में सक्षम हो। ये वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसकी वजह से सारी समस्या खड़ी हो रही है। वो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, थॉट प्रोसेस पे कोई दिक्कत दिखती है मुझे, जिसकी वजह से वो एकजुट भी नहीं हो पा रहे हैं। बत्रा जी। नीरज जी, इसके पहले मैं एक सवाल का आपके पुराने जवाब दूंगा जी, क्या छोटे में, सच्चे संक्षेप में, चैलेंज है या नहीं? देखिए, चैलेंज हमें नहीं पता, हमारा आकलन क्या है वो अलग बात है। मैं बीजेपी की स्तर से ये देखता हूं, अगर एक तरफा भी है, वो आज की तारीख में भी इतने सक्रिय, आपने शुरू में कहा ईडी को देखिए कितना सक्रिय हो गई झारखंड बिहार में। आज चंडीगढ़ में जो हुआ, जो मुझे लगता है बहुत विवादास्पद था, कि इंडिया अलायंस को वो छोटी सी विक्ट्री भी नहीं देना चाहते। तो एक तो ये है कि चैलेंज अगर नहीं भी है तो बीजेपी कोई चांस नहीं ले रही है 2004 का रिपीट ना हो जाए। एक बात तो ये, आपने कहा कि आइडियाज नहीं है और एग्जीक्यूशन नहीं है, इस बात से तो कोई दो राय नहीं है। मैं ये मानता हूं राम मंदिर एक नैरेटिव है अमंगस्ट अ लॉट ऑफ नैरेटिव्स, और राम मंदिर एक बड़ा नैरेटिव है क्योंकि वो बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब मोदी जी अयोध्या जा रहे थे, वो रास्ते में एक व्यक्ति के घर रुकते हैं, वहां चाय पीते हैं, अगर आपको याद हो तो। आपको याद है कि उसका हेडलाइन क्या था? कि निषाद जाति या मल्लाह जाति के व्यक्ति के घर जाकर उन्होंने चाय पी, और ये व्यक्ति लाभार्थी भी है, और वो अयोध्या जा रहे हैं आगे। एक सेंटेंस में आपका हिंदुत्व, आपका बेनिफिशियरी और आपकी कास्ट इक्वेशन, तीनों चीजें आपने साध ली। तो बेसिकली इट इज वन बिग नैरेटिव विद अ लॉट ऑफ मीडियम लेवल नैरेटिव्स, और ये मिसिंग है ऑपोजिशन में जी। और प्लस वो नैरेटिव्स को फ्रेम करने की लैंग्वेज भी अपडेटेड है एकदम आज की तारीख की। देखिए, ऑपोजिशन में या तो आइडिया था नहीं, फिर जब आइडिया आया कि मान लीजिए कास्ट सेंसस या इवन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फ्रेम करने का जो तरीका है, क्या वो अपील कर रहा है आज की जनरेशन को? जैसा कि सज्जन भाई ने अभी बताया कि आपको तो उसको अडेप्ट करना है आज की जी। सर समय एकदम समाप्त हो रहा है। आइडिया उसमें सर आइडिया भी है और आइडिया का फॉर्मुलेशन भी है। कास्ट सेंसस का आइडिया वर्कबल है कि नहीं है, मैं वहां ले जाना चाहता हूं। ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है सर, फर्क पड़ता है। देखिए नीरज जी, एक सेकंड, आप ऑप्टिक्स की, अगर हम परसेप्शन या ऑप्टिक्स की बात करें,
अगर आप उसको ऐसे प्रेजेंट करें कि वो रिलेटेबल बन जाए, जो नीरज सज्जन भाई ने कहा, ह्यूमिलिएशन नहीं, कास्ट प्राइड की बात है। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना। नहीं सर, देखिए सर, कन्विक्शंस इज द थीम। आपने भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वो जाते समय उन्होंने घर में चाय पी, वो उज्ज्वला का लाभार्थी भी था, उन्होंने एक लाइन में बहुत कही, उन्होंने उस समय जो बात कही थी वो बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि नारायण की सेवा से पहले दरिद्र नारायण की सेवा हुई। अगर ये दो शब्द समझ लें तो आप पूरी थीम समझ गए। यही तो मैं कह रहा हूं कि वर्केबल आइडिया होना चाहिए। उन्होंने पहले 10 करोड़ घर बनाए हैं, उसके बाद राम मंदिर पे उन्होंने फोकस किया है। लेकिन लोग क्या कह रहे थे कि अब देखिए क्या कर रहे हैं। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि काम कांग्रेस ने भी कम नहीं किया है देश में, लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी है कि वो उसको मार्केट करना भूल गई है। नहीं सर, देखिए, नहीं बत्रा जी, मैंने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है, और ना यहाँ पैनल में कोई कह रहा है। आपने जो काम किया है और जो सामने वाला आदमी काम कर रहा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। आप बहुत डेटा एनालाइज करते हैं, लास्ट 10 ईयर्स वर्सेस लास्ट 60 ईयर्स, आप एनालाइज करिए, फर्क साफ आपको दिखेगा। इसलिए वो अपने नैरेटिव को चला पाते हैं, बार बार चलाते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट हो गया। बत्रा जी, बहुत माफी चाहूंगा, समय एकदम खत्म हो रहा, हम लोगों की चर्चा है, चलते रहे, किसी और दिन करेंगे। अब तो ये यहाँ से लेकर अप्रैल तक चलते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब मेहमानों का।